दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि शहीद सैनिकों के बारे में बात करना और लिखना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है किसी शहीद के परिवार का जीवन। क्योंकि शहीद सैनिक तो देश के लिए शहादत देकर चला जाता है, लेकिन उतना ही कठिन संघर्षमय जीवन उसके परिवार का हो जाता है। तो आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तुम बरसात से इतना डरती क्यों हो? मुझे तो बारिश में कड़कती बिजलियां बहुत पसंद है। बारिश में भीगी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू। दमन ने अपनी पत्नी रूही को गले लगाते हुए कहा। दमन के सीने से लगी रूही ने कहा, मैं आपकी तरह हिम्मत वाली नहीं हूं। बादल गरजने और बिजली चमकने से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे तो डर के मारे रोना आ जाता है। मैं अपने मायके में तो मम्मी से चिपक कर सोती थी, कभी अकेले नहीं रही। लेकिन तुम रोती तो बहुत हो, वो भी हर छोटी छोटी बात में। अब वो बात खुशी की हो या गम की। तुम एक फौजी की पत्नी हो, तुम्हें तो निडर और साहसी होना चाहिए। अब तुम्हें खुद को बदलना होगा, क्योंकि अब तुम लड़की नहीं रही, अब तुम माँ बनने वाली हो। अब तुम्हारे कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी है। घर, माँ बाबूजी और बच्चों, सबका ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। जो ये डर कर या रो धोकर तो तुम नहीं कर पाओगी। भगवान ना करे कल को कोई बात हो गई तो। रमन ने रूही से कहा। रूही ने तुरंत अपना हाथ दमन के मुंह पर रख दिया और कहा, भगवान के लिए चुप हो जाइए। ऐसी बातें अपने मुंह से आज के बाद कभी मत निकालिएगा। रूही और दमन की शादी हुए अभी सिर्फ 3 साल हुए थे। रूही 3 महीने से गर्भवती थी। दमन के पिताजी एक किसान और माँ एक सामान्य गृहिणी है। दमन भारतीय फौज में कैप्टन था, जिस पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। क्योंकि दमन का बचपन से सपना था भारतीय फौज में शामिल होना, जिसे उसने अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से पूरा किया। दमन 2 भाई थे, लेकिन छोटा भाई कोई काम नहीं करता। वो पूरी तरह दमन के पैसों पर ही निर्भर था। जिम्मेदारियों से तो वो बहुत दूर रहता था। जिम्मेदारी का एहसास समझाने के लिए ही उसकी शादी रूही और दमन की शादी के 1 साल बाद ही कर दी गई। लेकिन यहाँ तो सुधार की बजाय वो दोनों एक से भले 2 हो गए थे। देवरानी की भी निगाह हमेशा दमन के पैसों पर रहती थी। वो स्वभाव से लालची और आलसी दोनों ही थी। ये बात दमन के माता पिता को बहुत अच्छे से पता हो गई थी। इसीलिए शादी के 1 साल बाद ही उन्हें अलग कर दिया गया। अलग होते ही दोनों अपना खर्च खुद अच्छे से उठाने लगे। चालाकी की हद तो ये थी कि जब मन होता दमन से वो दोनों फोन करके मदद मांग लेते और दमन भी छोटे भाई के मुंह में कर देता, जिस वजह से रूही की मां ने घर की सारी जिम्मेदारी रूही के कंधों पर डाल दी थी। रूही के मायके में उसके पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। 2 भाई भाभी थे, लेकिन उनको रूही से कोई विशेष लगाव नहीं था। रूही की शादी भी उन्होंने सामाजिक दबाव में की थी, लेकिन शादी के बाद उसकी मां के ला कहने पर भी भाइयों ने अपनी बहन से कोई रिश्ता नहीं रखा। उन लोगों ने उसे कभी फोन करके उसकी विदाई नहीं कराई थी। रूही का जब भी अपनी मां से मिलने का मन होता, वो खुद ही आती और मिलकर चली जाती। दमन सारे सच और अपनी परिवार परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसीलिए उसे हमेशा अपने परिवार की चिंता लगी रहती। 1 महीने की छुट्टी बिताकर दमन वापस ड्यूटी पर चला गया। वापसी जल्दी आने का वादा करके 9 महीने बाद रूही ने जुड़वा प्यारी सी बेटियों को जन्म दिया, जिसकी खबर सुनकर दमन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अभी छुट्टी नहीं मिली, लेकिन अगले महीने पक्का आऊंगा। छुट्टी की अर्जी लगा दी है, लेकिन तब तक सीमा पर कारगिल का युद्ध छिड़ गया और सभी सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। रोज टीवी पर सैनिकों की शहादत की खबरों को सुनकर
रूही का मन डर जाता। मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते। उसका मन डर और किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठता और वो रोने लगती। तो हर बार रूही की सास कहती, तू इतनी कमजोर हो जाएगी तो बेटियों को कौन संभालेगा? और जरूरी तो नहीं कि हर सैनिक शहीद ही हो। खुद को मजबूत बना और अपनी बेटियों को भी मजबूत बना, क्योंकि एक मजबूत इच्छा शक्ति की माँ ही अपने बच्चों को मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्तित्व बना सकती है और सही राह दिखा सकती है। दोनों बच्चों को गोद में लिए, माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं अपनी बेटियों को उनके पिता की तरह मजबूत व्यक्तित्व का बनाऊंगी, मजबूर या डरपोक नहीं। अगली सुबह रूही ने सास को चाय पकड़ाई और कहा, माँ, मैं रसोई में नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तब तक ससुर जी ने लड़खड़ाते कदमों के साथ कमरे में प्रवेश किया तो उनको रूही ने पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उनके चेहरे की गंभीरता और भाव को देखकर रूही को लगा कि कुछ तो हो गया है, लेकिन क्या? ससुर जी की ऐसी हालत देखकर उसकी सास जोर जोर से रो रही थी। वो उनको झंझोड़ते हुए बोले जा रही थी, क्या हुआ जी? भगवान के लिए कुछ तो बोलिए। क्या हुआ? किसी से झगड़ा हुआ क्या? आप इतने बेचैन क्यों हैं? तब तक रूही के मोबाइल पर फोन आया। देखा तो दमन का नंबर था। रूही ने तुरंत एक झटके में फोन उठाकर एक सांस में बोला, हेलो दमन, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं बाबूजी को क्या हो रहा है, सिर झुकाए बैठे हैं, कुछ भी बोल नहीं रहे। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई। तुम्हें पता है ना इस तरह की परिस्थितियों से मैं कितना डरती हूँ। लो तुम ही समझाओ। रोती हुई रूही ने एक सांस में सारी बात बोली। तभी उधर से आवाज गूंजी, मैडम, मैं दमन नहीं, एक सिपाही बोल रहा हूँ। कैप्टन दमन युद्ध में शहीद हो गए। इतना सुनते ही रूही के हाथों से फोन छूट गया और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ी। दमन के शहीद हो जाने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। खबर सुनते ही आस पड़ोस से जान पहचान वाले भागकर आए। रूही के मुंह पर पानी का छींटा देकर होश में लाया गया। दमन का पार्थिव शरीर पूरे राजकीय सम्मान के साथ तेज बारिश के बीच उसके घर लाया गया। आकाश में आज भी बिजलियां चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बादल भी आज गर्जना करके देश के इस वीर सपूत को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हों। पेड़ पौधे हवा के तेज झोंकों से झुक झुक कर जैसे उसे सलामी दे रहे थे। दमन को श्रद्धांजलि देने तेज बारिश में भी आसपास के गांव से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सब नारा लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय, जब तक सूरज चांद रहेगा दमन तुम्हारा नाम रहेगा, हमारा दमन अमर रहे। हर छोटी सी छोटी बात पर डरने और रोने वाली रूही के आंखों में आज डर और आंसू दोनों ही नहीं थे। उसने बेटियों के साथ दमन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, देखो दमन, आज मैं रो नहीं रही और अब कभी रोऊंगी भी नहीं। तुम यही चाहते थे ना, लेकिन तुम जानते हो क्यों? क्योंकि अब मेरे पास कोई चुप कराने वाला और आंसू पोंछने वाला नहीं है। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ दमन के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन घर लौटते वक्त दमन के पिताजी अपने जवान बेटे की मृत्यु का गम बर्दाश्त ना कर पाए और उनका भी देहांत हो गया। अंतिम क्रियाकर्म के समापन के बाद घर में मौजूद आस पड़ोस के लोग और नाते रिश्तेदार रूही की सास को समझाने लगे कि वो अपने छोटे बेटे को अब साथ रख ले, क्योंकि बिना मर्द के घर सुरक्षित नहीं होता। रूही बेचारी अकेली औरत, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या कर लेगी? कल को 2 बेटियां बड़ी होंगी, उनकी सुरक्षा के लिए भी कोई मर्द तो होना ही चाहिए घर में।
आजकल वैसे ही जमाना बड़ा खराब है। हर रोज ही समाचार में रेप और किडनैपिंग जैसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। देवरानी ने इतना सुनते ही दुख में भी कुटिल मुस्कान ली, जिसे रूही ने देख लिया। तभी रूही ने सबके सामने हाथ जोड़ते हुए विनम्रता पूर्वक कहा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दुख में शामिल होने के लिए, लेकिन आपकी राय मुझे मंजूर नहीं। मैं कभी भी इन लोगों को अपने साथ नहीं रखूंगी। रही बात हमारी, तो ये सही है कि मैं और माजी एक औरत हैं, लेकिन बेचारी अबला या कमजोर नहीं। हम दोनों एक मजबूत औरत हैं। मैं एक शहीद की पत्नी हूँ और माजी एक शहीद की माँ, और शहीद की पत्नी और माँ कभी कमजोर नहीं होती। हम सब काफी हैं एक दूसरे को संभालने के लिए। और रही बात मेरी बेटियों की सुरक्षा और भविष्य की, तो मैं इन्हें इतना काबिल और बहादुर बनाऊंगी कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। इतना सुनते ही रूही की देवरानी का मुंह बन गया, क्योंकि उसकी निगाह तो दमन को मिलने वाले पैसों पर और पेंशन पर थी। उसने सोचा कि वो एहसान और अधिकार दोनों जमा लेगी, लेकिन रूही ने ऐसा कहकर उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। समय तेजी से पंख लगाकर उड़ गया। बेटियां बड़ी हो गई थी। आज भी तेज बरसात हो रही थी। बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, लेकिन आज रूही हाथ में कॉफी का मग लिए खिड़की पर बैठी पुरानी यादों में खोई हुई बरसात की बूंदों को देख रही थी। तभी फोन की घंटी बजी तो देखा बेटियों का फोन था। उसने फोन पर हालचाल पूछा। दोनों बेटियों ने बताया कि उन्हें छुट्टी मिल गई है और वो अपनी माँ और दादी से मिलने आ रही हैं। रूही खुश थी, क्योंकि उसकी दोनों बेटियां भी भारतीय फौज में देश की सेवा करके परिवार और रूही का नाम बढ़ा रही थी। बरसात की रात, खिड़की के बाहर गरजते बादल, कड़कती बिजली। रूही ने दमन की तस्वीर को सीने से लगाते हुए कहा, देखो दमन, मैंने तुमसे किया अपना वादा पूरा किया। तुम्हारी तरह तुम्हारी दोनों बेटियां भी फौज में ही भर्ती हुई। तुम्हारी बेटियां तुम्हारी तरह निडर और बहादुर हैं। वो मेरी तरह छोटी छोटी बातों में नहीं रोती। अब तो तुम खुश हो ना? वैसे मैं एक बात तो तुमको बताना ही भूल गई। अब मैं भी छोटी छोटी बातों में नहीं रोती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।